बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की ताजपोशी हो गई है। अंतरिम सरकार के मुखिया नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस हैं, लेकिन अंतरिम सरकार की शपथ ग्रहण में शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से कोई भी नहीं दिखा, जिसके साथ ही बांग्लादेश में शेख हसीना की वापसी के भी दावे किए जाने लगे हैं। शेख हसीना के बेटे सजीब ने ऐलान किया है कि आवामी लीग के बिना बांग्लादेश में लोकतंत्र बेमानी है। 5 अगस्त को शेख हसीना के खिलाफ की गई इंटरनेशनल साजिश पर भी शेख हसीना के बेटे ने बड़ा पर्दाफाश किया है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए शेख हसीना के सबसे खतरनाक 45 मिनट। गाजा है ये, यहाँ जिंदगी बारूद से सनी है, कदम कदम पर मौत है, कोई भी सलामत नहीं। एशिया महाद्वीप के उसी हिस्से का ये मुल्क सीरिया है, जिसकी शक्ल बारूदी प्रहार से बिगड़ रखी है। युद्ध का ताप झेल चुकी इन्हीं दोनों जैसा हाल बांग्लादेश का होने वाला था। भारत के पड़ोसी देश में बहुत बड़े और खौफनाक कांड की साजिश रची गई थी। बांग्लादेश को गाजा बनाने का प्लान था। ढाका को सीरिया जैसा खंडहर बनाया जाना था। शेख हसीना को गद्दाफी जैसी सजा दी जानी थी। सिर्फ 45 मिनट से बच गई शेख हसीना। जिस आग से बांग्लादेश जला, जिस गुस्से से शेख मुजीब के पुतले ढहे, जिस आक्रोश से चटगांव में लाशें बिछी, वो अनायास नहीं था। ना ही वो आवाम की शेख हसीना से कोई नफरत। ये चिंगारी का खेल था जिसे भड़काया गया। आग भड़कने के बाद उसमें पेट्रोल छिड़का गया, पेट्रोल छिड़कने के बाद इसमें बेगुनाहों को झोंका गया। सैकड़ों जान खाक करने के बाद भी जब बांग्लादेश के दुश्मनों को यह इत्मीनान नहीं हुआ कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ेंगी, तो उनके मर्डर का प्लान तैयार किया गया। बांग्लादेश के कट्टर जमाती, बांग्लादेश के सबसे कट्टर दुश्मन, देश की खुफिया एजेंसी, उसी मुल्क के आर्मी जनरल और खूंखार दहशतगर्दों ने ऑपरेशन गणभवन की प्लानिंग की थी। गणभवन को घेर कर शेख हसीना को भीड़ के हवाले करने की साजिश का पर्दाफाश किसी और ने नहीं, उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय ने किया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में सजीब ने बताया कि ढाका के गणभवन में शेख हसीना की जान खतरे में थी। मेरी माँ कहाँ भी पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई करेगी नहीं, ये सब बकवास है। इसका कोई डिसीजन नहीं लिया है। हमारी माँ बांग्लादेश में फिर जाते चाहती है। ये आज हो कल हो, एक दिन हमारी माँ बांग्लादेश फिर जाएंगी। शेख हसीना की जान कौन लेना चाहता था? आंदोलनकारी छात्रों को कौन गणभवन तक ले जा रहा था? हिंसक उपद्रवियों का सरगना कौन था? क्या ये ढाका के कट्टर जमाती थे? क्या हसीना की जान लेने के लिए दहशतगर्दों की घुसपैठ कराई गई थी? बांग्लादेश की आर्मी और डिफेंस फोर्सेस में क्या कोई शेख हसीना का दुश्मन था? 5 अगस्त की तारीख को ढाका में जो हुआ वो जितना सनसनीखेज था उतना ही खौफनाक भी। इस डरावने घटनाक्रम के बीच भी शेख हसीना अपना देश छोड़ने को तैयार नहीं थी। 4 अगस्त को बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव में 100 की मौत हो गई थी। 5 अगस्त को आंदोलनकारियों ने ढाका के गणभवन पर धावा बोल दिया था। तब ढाका से दिल्ली 2 अर्जियां पहुंची। पहली अर्जी में प्रधानमंत्री शेख हसीना को कुछ समय के लिए भारत आने की इजाजत मांगी गई थी। इसके कुछ देर बाद भेजी गई दूसरी अर्जी में बांग्लादेश के अधिकारी मिलिट्री एयरक्राफ्ट के भारत में दाखिल होने के लिए क्लियरेंस मांगी। 5 अगस्त की सुबह शुरू हुआ ये हाई वोल्टेज ड्रामा दोपहर से पहले खूनी होने लगा। 4 लाख की उग्र भीड़ ढाका की सड़कों पर थी। बांग्लादेश के पीएम आवास की तरफ तेजी से बढ़ती भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही थी। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तब बांग्लादेश के तीनों सेनाओं के प्रमुख और पुलिस के मुखिया ने शेख हसीना के आवास पर दस्तक दी।
पीएम आवास पर तीनों सेना प्रमुखों ने शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने की सलाह दी। उस वक्त वहां मौजूद शेख हसीना की बहन रेहाना को भी हालात की गंभीरता बताई गई, जिसके बाद रेहाना ने शेख हसीना से अकेले में 20 मिनट तक बात की, लेकिन शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर नहीं जाने पर अड़ी रही। आखिरकार आर्मी जनरल वक़ार उज जमान ने अमेरिका में रह रहे हसीना के बेटे वाजेद जॉय को फोन किया। यहाँ कोई पुलिस नहीं है, यहाँ कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस वक्त हमारी माँ वो बांग्लादेश उनकी बांग्लादेश छोड़ने का कोई इंटेंशन नहीं था। बेटे के बार बार समझाने पर, ये बताने पर कि उनकी जान खतरे में है, दुश्मन देश और कई ताकतवर खुफिया एजेंसियों के खूंखार लोगों का दिमाग साजिश में लगा है, तब भी शेख हसीना मानने को तैयार नहीं हुई। लेकिन जब बेटे ने शेख हसीना को 1975 का इतिहास याद दिलाया तो उन्होंने लंबी चुप्पी के बाद सिर्फ जवाब में हाँ कहा। उसके बाद ढाका से दिल्ली तक खलबली मच गई। शेख हसीना को ढाका से सुरक्षित निकालना आसान नहीं था। सेना की तरफ से शेख हसीना को 45 मिनट की डेडलाइन दी गई थी और इन सब के बीच में 4 लाख की उग्र भीड़ को नफरती नारों से बेकाबू कर दिया गया था। हिंसक उपद्रवी कुछ भी करने को आमादा हो गए। 5 अगस्त की दोपहर 1 बजे शेख हसीना ने देश छोड़ने का मन बना लिया, लेकिन जाते जाते वो देशवासियों को एक संदेश देना चाहती थी। मगर बांग्लादेश की आर्मी के कुछ जनरलों को ये भी मंजूर नहीं था। शेख हसीना देश के नाम संबोधन की तैयारी कर रही थी, लेकिन लाइव ब्रॉडकास्ट वाला ट्रक पीएम आवास की जगह आर्मी चीफ के हेडक्वार्टर भेज दिया गया, जिससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना के पास देश छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। उन्हें प्रधानमंत्री आवास से 12 गाड़ियों के काफिले के जरिए गण भवन के पीछे से निकाला गया, जहां प्रदर्शनकारी मौजूद थे। हालांकि सेना की बख्तरबंद गाड़ियों को प्रधानमंत्री की इस गाड़ी के काफिले को रास्ता बनाने के लिए लगाया गया था। पीएम आवास से शेख हसीना को हेलीपैड ले जाया गया। वहां हेलीकॉप्टर के जरिए हसीना और उनकी बहन रेहाना एयरफील्ड पर पहुंची। फिर दोनों मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बैठकर बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ान भरी। 5 अगस्त को करीब 6 बजे शेख हसीना C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर पहुंची। भारत की मदद से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जान तो बच गई, लेकिन उनके देश से की जा रही साजिशें थमी नहीं है। मोदी सरकार हमारे माँ की जान बचाए दी है, इसके लिए उनके प्रति हमारी शुक्रिया है। लेकिन अवामी लीग, विदाउट अवामी लीग बांग्लादेश, इंडिया ईस्टर्न साइड में बांग्लादेश कोई सिक्योरिटी नहीं रहेगा। बांग्लादेश में जारी उथल पुथल के बीच भारत में घुसपैठ की कोशिशें जारी हैं। बॉर्डर पर बुधवार को 500 बांग्लादेशियों को बीएसएफ ने घुसपैठ से रोका। बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग से जुड़े लोग खौफ में हैं। ज्यादातर भारत में घुसपैठ कर अपनी सलामती की गारंटी चाहते हैं। भारत में शरण की आस में किशनगंज बॉर्डर पर आए सैकड़ों बांग्लादेशियों को वापस लौटाया गया। बांग्लादेश सरहद पर सीमा सुरक्षा बल सतर्क है। वहीं बांग्लादेश में अवामी लीग के नेताओं ने शेख हसीना की दमदार वापसी का भी ऐलान किया है। अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के मकबरे के सामने एकजुट होकर शेख हसीना को वापस लाने की कसम खाई है। अवामी लीग और उसके सहयोगी दलों ने हसीना के वतन वापसी तक आंदोलन करने का ऐलान भी किया है। इस बीच शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद ने एक वीडियो रिलीज कर बड़ा ऐलान किया है। वीडियो संदेश में सजीब वाजेद ने कहा है कि मैंने कहा था कि हमारा परिवार राजनीति में वापसी नहीं करेगा, लेकिन हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं को सताया जा रहा है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। सजीब ने दावा किया है कि अवामी लीग खत्म नहीं हुई है। अवामी लीग बांग्लादेश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक पार्टी है, जिसके बिना लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाना संभव नहीं। साजिब ने ये तक कहा कि शेख हसीना मरी नहीं है, हम बंग बंधु का परिवार हैं, हम कहीं नहीं गए हैं। उधर बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने पर कई संवैधानिक सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई जिक्र नहीं है। पहले भी अंतरिम सरकार बनाई गई तो उसके लिए संविधान के अंदर उचित संशोधन किए गए थे। उधर बांग्लादेश में बनी अंतरिम सरकार को लेकर कई संवैधानिक सवाल उठ रहे हैं।
बांग्लादेश के संविधान में अंतरिम सरकार का कोई जिक्र नहीं है। पहले ऐसी सरकार चलाने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ा था। बांग्लादेश के संविधान में 13वां संशोधन 1996 में पारित किया गया था, जिसमें आम चुनाव कराने और सत्ता हस्तांतरण के लिए कार्यवाहक सरकार के प्रावधान को शामिल किया गया। लेकिन इसमें भी कई पेच हैं, यानी अंतरिम सरकार का भविष्य सुरक्षित है कहा नहीं जा सकता। ऐसे में बांग्लादेश के दुश्मनों को अपने प्लान को अंजाम देना और भी आसान होगा। बांग्लादेश को सिविल वॉर में झोंककर जिस एक मुल्क को सुकून मिलेगा उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। बांग्लादेश इस धरती पर सिर्फ एक देश की आंख की किरकिरी है। हालांकि शेख हसीना की वापसी के संकेत मिलने भर से उस मुल्क के होश फाख्ता है, क्योंकि शेख हसीना की वापसी का मतलब ही तमाम साजिशों का अंत होगा। इजराइल ने ऐलान किया कि वो हमास के नए चीफ याह्या सिनवार को हानिया की तरह मार डालेगा। वहीं दूसरी तरफ खान यूनिस के कसाई के नाम से कुख्यात सिनवार ने सुरंगों से ऐसा वॉर प्लान तैयार किया है जो इजराइल के लिए किसी विनाश से कम नहीं होगा। सिनवार जहां भी है, जैसा भी है, उसके सिर पर अब ऐसी जिम्मेदारी डाल दी गई है जो हमास का कोई और कमांडर उठाना नहीं चाहता। एक तरह से याह्या सिनवार को ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इस ताज को पहनने का मतलब है कि सिनवार को मौत की दावत मिल चुकी है। सिनवार के ताज में सभी ग्रेनेड एक्टिव हैं। ये ग्रेनेड कब फटेंगे इसका फैसला इजराइल करेगा, क्योंकि हानिया की हत्या के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट याह्या सिनवार ही है। सवाल है कि ग्रेनेड का ताज या कहें कि सिनवार को कफन पहनाकर हमास ने अपनी नई लीडरशिप को तैयार करने से पहले ही उसके खत्म होने का ऐलान कर दिया है। इजराइल की स्पेशल फोर्स का पूरा फोकस अब याह्या सिनवार पर है। वो गाजा का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। इस्माइल हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार ही लाइमलाइट में है। इसीलिए गाजा में उन सुरंगों को तलाशा जा रहा है जहां सिनवार के छिपे होने की खबरें मिल रही हैं। इजराइल की फोर्स 2400 घंटे इसी मिशन पर लगी हुई हैं। वो हानिया के बाद अब किसी भी हालत में सिनवार को मौत के घाट उतारना चाहती हैं। इजराइल की सेना बता रही है कि सिनवार का अगला ठिकाना वहीं होगा जहां इस वक्त मोहम्मद ताइफ हैं, जहां इस्माइल हानिया को पहुंचाया जा चुका है। यानी इजराइल ने एक नई कब्र तैयार कर ली है जिसे सिनवार के नाम पर बुक किया गया है। ताइफ और हानिया के बाद तीसरी कब्र में सिनवार को पहुंचाने की तैयारी है। यानी हमास के लीडरशिप को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार है। Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. इस वक्त याह्या सिनवार हमास की कई खतरनाक हमलावर टोलियों की कमान संभाल रहा है। इनमें हमास के खोपड़ी हंटर फोर्स सबसे खतरनाक है, जिसने नेतन्याहू की फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमास का खोपड़ी हंटर गाजा में एक गोली से 2 इजरायली सैनिकों को मार चुका है। इजराइल के 2 सैनिक साथ बैठे हैं। तभी हमास का खोपड़ी हंटर गोली चलाता है और फिर एक नहीं 2 लाशें गिरती हैं। हमास के खोपड़ी हंटर ऐसा ही एक और हमला कर चुके हैं। वो 600 मीटर दूरी पर मौजूद इजरायली सैनिकों के झुंड पर गोली चलाता है। पहले आगे खड़ा हुआ इजरायली सैनिक गिरता है और फिर उसके पीछे खड़ा हुआ सैनिक लड़खड़ा कर गिर जाता है। इसके बाद इजरायली प्लाटून में अफरा तफरी मच जाती है। हमास का खोपड़ी हंटर फिर गोली चलाता है और तीसरे सैनिक को भी खत्म कर देता है।
ऐसे ही एक हमले में हमास ने इस इजरायली टैंक कमांडर को मार डाला। इजराइल का एक और टैंक कमांडर हाथ उठाकर इशारा कर रहा था, तभी उस पर भी हमला होता है और वो गिर जाता है। हमास के खोपड़ी हंटर गाजा में मौजूद इजरायली सैनिकों पर चारों तरफ से हमला कर रहे हैं। यहाँ एक सैनिक पीछे से हुए हमले में मारा जाता है। ऐसे ही हमलों को तेज करने के लिए हमास ने याह्या सिनवार को अपना नया कमांडर बनाया है, लेकिन ये फैसला लेने में उसे 5 दिन लग गए। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या 31 जुलाई को हुई और याह्या सिनवार को 6 अगस्त को हमास पोलित ब्यूरो का नया चीफ बना दिया गया। इन 5 दिनों में गाजा की सुरंगों से इजरायली सेना के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहे। सिनवार को बार बार बताया जाता रहा कि अब हमास की कमान उसके हाथों में ही दी जा सकती है। हानिया के बाद हमास के पास उससे बेहतर कमांडर और कोई नहीं है। regard to Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas's making at Gaza. अमेरिका ने कहा है कि सीज फायर का फैसला करना अब सिनवार के हाथ में है, जबकि सच ये है कि उसे तो ग्रेनेड का ताज पहना दिया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि याह्या सिनवार को ग्रेनेड वाला ताज, या कहें कि उसे कफन इसलिए पहनाया गया क्योंकि हमास के बाकी लीडर्स ने हानिया की मौत के बाद ये पद संभालना सही नहीं समझा, या फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि इजराइल का अगला टारगेट वो होंगे। इसलिए बेहतर है कि ग्रेनेड वाला ताज सिनवार को पहना दिया जाए, और ऐसे ही उसे हमास का नया चीफ नियुक्त कर दिया गया। जब सिनवार गाजा की सुरंगों से ऑपरेशन कर रहा था, तभी तेहरान से खबर आई कि हानिया की मौत एक धमाके में हो चुकी है। ये ऐसा हमला था जिससे ईरान के कई पावर सेंटर बुरी तरह हिल गए। हानिया की हत्या तेहरान में हुई और सदमा सबसे ज्यादा ईरान से जुड़ी उन ताकतों को लगा जो ईरान से बाहर हैं। गाजा में हमास बुरी तरह हिल चुका है। हाल ये है कि जब से हानिया की मौत की खबर गाजा में फैली है, वहां की सुरंगों में छुपा याह्या सिनवार रोज दहाड़े मारकर रोता है। अपने बॉस इस्माइल हानिया को याद करके सुरंग में मौजूद हमास का नया कमांडर याह्या सिनवार बहुत बेचैन हो जाता है। उसे पता चल गया कि अगला नंबर उसका है। इजराइल अब सिनवार को भी नहीं छोड़ेगा। इस बात का एहसास पूरे हमास को हो गया। क्या हानिया के मरने से गाजा में हमास की भी मौत पक्की है, या उसकी लड़ाई जारी रहेगी? गाजा के अलावा दूसरा मोर्चा लेबनान बॉर्डर है, जहां हिजबुल्लाह बेरूत में इजरायली हमले के बावजूद लगातार आक्रामक है। लेकिन हानिया की मौत से दूसरा झटका हिजबुल्लाह को लगा। बेरूत के दहिया इलाके में अपने हेडक्वार्टर के तहखाने में बैठा हसन नसरल्लाह अपने कमांडरों के साथ लगातार मीटिंग कर रहा है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में न सिर्फ हानिया का मातम मनाया जा रहा है, बल्कि हिजबुल्लाह अपने कमांडर फवाद शुक्र को भी बहुत मिस कर रहा है। गाजा में हमास की ताकत उसकी लीडरशिप पर रही है। हानिया गाजा में नहीं रहता था, लेकिन उसको मार डाला गया। अब हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को भी मालूम है कि इजराइल को उसकी बेसब्री से तलाश है। بعد اغتيال الشهيد القائد سيد فؤاد حزب الله أيضا يرى نفسه ملزما بالرد، وإيران سترد وحزب الله سيرد، والعدو ينتظر ويترقب ويحسب كل صيحة عليه يحسبها هي الرد। ईरान के समर्थन वाली एक और ताकत है यमन। यमन में हूथी विद्रोहियों को हुदैदाह बंदरगाह में इजरायली मिसाइल वाला झटका लग चुका है। हुदैदाह पोर्ट शोलो में जल चुका है। लेकिन अब ईरान में हानिया के मर्डर के बाद यमन में भी खतरे की नई घंटी बजने लगी है। अमेरिका से लेकर इजराइल का हर दोस्त इस वक्त ईरान को इशारों में कह रहा है कि वो बदला न ले।
इजराइल पर मिसाइल ना ताने, लेकिन क्या ये ईरान के लिए इतना आसान होगा? क्या ईरान खामोश बैठ जाएगा या फिर ईरान लेगा सबसे बड़ा बदला? इस्माइल हानिया की हत्या ईरान के अंदर हुई है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला कहा है, इसलिए ईरान ने जवाब नहीं दिया तो ईरान की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। सबको डर है कि अगले 24 घंटों में इजराइल, ईरान, लेबनान और पूरे फिलिस्तीन में बड़ा कोहराम मचाने वाला कदम उठाया जा सकता है। अमेरिकी नेताओं के खिलाफ ईरान की पाकिस्तानी साजिश का बड़ा पर्दाफाश हुआ है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का दावा है कि ट्रंप को मारने के लिए ईरान से लेकर पाकिस्तान तक गहरा षड्यंत्र रचा गया था। खुफिया एजेंसियों को पता चला है कि ईरान अपने टॉप कमांडर कासिम सुलेमानी का बदला ट्रंप को मार कर लेना चाहता है। ट्रंप पर हमले का क्या है पाकिस्तान कनेक्शन? ईरान की साजिश का कैसे निकला पाकिस्तान एंगल? क्या एक एजेंट के सहारे ईरान से हुई पूरी साजिश? ईरान के पाकिस्तानी प्यादे की कैसे खुल गई पोल? अमेरिका में एक पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी के साथ ही कई खुलासे होने की संभावना जताई जाने लगी है। जैसे जैसे जानकारी इकट्ठा की जा रही है, वैसे वैसे अमेरिकी जांच एजेंसियों के होश उड़ रहे हैं। दरअसल अमेरिका में 46 साल के पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स की गिरफ्तारी से डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले का बहुत बड़ा राज सामने आ सकता है, ऐसी उम्मीद अमेरिका में जताई जा रही है। FBI के मुताबिक आसिफ मर्चेंट अमेरिका आने से पहले कई दिनों तक ईरान में रहा। वहां ईरान के शीर्ष अधिकारियों के संपर्क में था। इसी दौरान बदला लेने के लिए आसिफ मर्चेंट ने प्लान तैयार किया। ईरान का दावा है कि उसके रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के शीर्ष कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या अमेरिका ने की है। साल 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या हुई थी। ईरान में प्लान तैयार करने के बाद आसिफ मर्चेंट पाकिस्तान चला गया। वहां कुछ वक्त रहने के बाद अप्रैल 2020 में वो पाकिस्तान से सीधे अमेरिका पहुंचा ताकि उसके ईरान कनेक्शन का कोई शक ना हो। इसके बाद उसने न्यूयॉर्क में कुछ सुपारी किलर को हायर करने की कोशिश भी की। आसिफ के निशाने पर अमेरिका के शीर्ष स्तर के नेता बताए जा रहे हैं। आसिफ मर्चेंट की पोल तब खुल गई जब अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी को उसके खुफिया सूत्र ने ऐसी जानकारी दी जिससे हड़कंप मच गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसी को जब आसिफ मर्चेंट के बारे में पता चला तो उसने फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने 16 जुलाई को ही आसिफ की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए थे।